इस डॉक्टर नजर दिस साइड। तो अब हम लोग पैथोलॉजी का अगला टॉपिक देखेंगे, इन्फ्लेमेशन। एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इस चैप्टर को समझने के लिए हम लोग अलग अलग टॉपिक्स में इसको डिवाइड करके पढ़ेंगे, ठीक है। अक्यूट इन्फ्लेमेशन क्या होता है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन क्या होता है, और बेसिकली इन्फ्लेमेशन, किसी कंडीशन में इन्फ्लेमेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए उस टर्म में ये सफिक्स आइटिस होगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अपेंडिसाइटिस, ठीक है। तो अपेंडिसाइटिस हो गया, ठीक। गैस्ट्राइटिस, ठीक। तो जब भी आइटिस एंड में लग रहा है तो इसका ये मतलब होगा कि इन्फ्लेमेशन से रिलेटेड है ये चीज, ठीक है। मायोसाइटिस, तो ऐसे बहुत सारे टर्म्स में ये आइटिस सफिक्स देखने को मिलेगा हमें, ठीक है। तो पहले जो हमें डिस्कस करना होगा तो कार्डिनल फीचर्स के बारे में, कि ऐसे कौन से फीचर्स हैं कि ये फीचर्स अगर प्रेजेंट होंगे तो हाँ, हम लोग बता पाएंगे कि इन्फ्लेमेशन है कि नहीं, आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि इन्फ्लेमेशन है कि नहीं। तो 5 कार्डिनल फीचर्स होते हैं, ठीक है। इन्फ्लेमेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए 5 कार्डिनल फीचर्स या 5 मेन फीचर्स होते हैं। तो रूबर, केलर, डोलर, ट्यूमर एंड फंक्शियोलेसा, ठीक है। तो ये 5 फीचर्स हैं। अब ये टर्म्स तो चलो ठीक है, लैटिन में दिए हैं, तो इनके बेसिक मीनिंग के बारे में अगर जानना है तो रूबर का मतलब होता है बेसिकली रेडनेस। अगर रेडनेस है तो इन्फ्लेमेशन का एक साइन है, रेडनेस। कलोर मतलब होता है इंक्रीज इन लोकल टेम्परेचर, ठीक। कैलोर वर्ड ही बेसिकली कैलोरिक टेस्ट होता है, हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते, तो ये वहीं से ही आया ये वर्ड। डोलोर मतलब होता है बेसिकली पेन, लोकल पेन। ट्यूमर, ये वो वाला ट्यूमर नहीं है जो बिनाइन मैलिग्नेंट हम पढ़ते हैं, ये वो ट्यूमर नहीं है। ट्यूमर बेसिकली इंक्रीज इन साइज या फिर मास या ग्रोथ, ठीक है। तो बेसिकली स्वेलिंग। और फंक्शुअल लेसा का मतलब हो गया लॉस ऑफ फंक्शन। जैसे कि अगर आपका इन्फ्लेमेशन, रिस्ट जॉइंट पे इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो जाहिर बात है उतनी मोबिलिटी आप करोगे नहीं, दर्द होगा, रेडनेस होगा, ठीक है। लोकल टेम्परेचर इंक्रीज हो रहेगा, तो और यहाँ पे स्वेलिंग भी रहेगी, तो इस वजह से मोबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी रिस्ट जॉइंट की, तो एक तरह से लॉस ऑफ फंक्शन ही हो गया। तो ये 5th। तो बेसिकली 5 कार्डिनल फीचर्स हैं। मान लो अगर इन्फेक्शन है, यहाँ पे एब्सेस है, लोकल इन्फ्लेमेशन हो रहा है, ठीक। तो इन्फ्लेमेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए ये 5 चीज़ें, इनमें से कुछ भी हो सकता है, सारे भी हो सकते हैं, ठीक है। मान लो अगर एब्सेस ही है, यहाँ पे पस भरा हुआ है, तो रूबर होगा, लोकली एरिया रेड हो जाएगा, रेडनेस इंक्रीज हो जाएगी। कैलोर मतलब इंक्रीज इन टेम्परेचर, आप टच करके देखोगे तो बाकी के एरिया के कंपैरिजन में आपको जहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो रहा है वहाँ का टेम्परेचर लोकली राइज कर जाएगा। डोलोर मतलब पेन होगा, अगर टच करोगे दबाओगे तो पेन होगा। ट्यूमर मतलब एक स्वेलिंग आ जाएगी। फंक्शनल लेसा का मतलब हो गया लॉस ऑफ फंक्शन, ठीक। जैसे मैंने आपको रिस्ट जॉइंट के एग्जांपल में समझाया कि अगर एब्सेस या जो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है, वो अगर रिस्ट जॉइंट पे या ऐसे जगह पे हो रहा है कि लॉस ऑफ फंक्शन हो रहा है, तो वो फंक्शनल लेसा में आएगा, ठीक। बेसिकली फंक्शनल लेसा को अगर ध्यान से समझा जाए तो ये हमारे एक डॉक्टर ने दिया था, डिस्क्राइब किया था, उनका नाम है रोडोल्फ वर्चॉ, ठीक है। इस डॉक्टर ने या इस साइंटिस्ट ने ये 5th वाला जो है फंक्शनलेसा, लॉस ऑफ फंक्शन वाला जो पार्ट है, इसने बताया, इसको ऐड किया था इसमें। बाकी रूबर, कलोर, डलोर, ट्यूमर, ये जो 4 फीचर्स हैं ये हमारे साइंटिस्ट सेल्सियस ने दिए थे, ठीक है। ठीक। अब अगर हम यहाँ पे बात करें रोडोल्फ वर्शॉ की, तो ये जो वर्ड है वर्शॉ, ये बहुत जगह सुनने को मिलेगा। अब वर्शॉ से रिलेटेड जितने टर्म्स हैं उनको एक बार देख लेते हैं। तो वर्चॉ स्पेस, ठीक। उसके बाद वर्चॉ नोड, ठीक। उसके बाद वर्चॉ सेल, और आपका वर्चॉ जो इन्फ्लेमेशन चैप्टर से रिलेटेड है और सब सुनते आ रहे हैं, वर्चॉस ट्रायल, ठीक है। अब एक एक करके इनको डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि इसी साइंटिस्ट के नाम से ये जाने जाते हैं। वर्चॉ स्पेस बेसिकली पेरीवैस्कुलर स्पेस होती है, जो कि रेडियोलॉजिकली हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। पेरीवैस्कुलर स्पेस कहाँ पे, ब्रेन में, ठीक। वर्चॉ नोड बेसिकली क्या है, वर्चॉ नोड बेसिकली एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है लेफ्ट सुप्रा क्लैविकुलर
लिम्फ नोड। ठीक, तो इसका एक क्लिनिकल कोरिलेशन ये है कि जो लेफ्ट सुप्राक्लैविकुलर लिम्फ नोड होता है बेसिकली, मान लो अगर किसी को सीए स्टमक है, ठीक, तो सीए स्टमक से जो मेटास्टेसाइज होके सेल्स आगे जाएंगे अलग अलग लिम्फ नोड्स में, या मेट्स बोलो, वो बेसिकली हमारे लेफ्ट सुप्राक्लैविकुलर लिम्फ नोड्स में प्रेजेंट कर सकते हैं, विच इज अ डायग्नोस्टिक पार्ट ऑफ सीए स्टमक। ठीक, वर्चो सेल कहाँ पढ़ने को मिलता है? जैसे मान लो एक मैक्रोफेज है, ठीक, तो अगर ये मेरा मैक्रोफाज है और ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है, तो मैक्रोफाज ने अगर माइकोबैक्टीरियम टीबी को इनगल्फ कर लिया है, टीबी या फिर लेप्रा, बेसिकली लेप्रा है, अगर माइकोबैक्टीरियम लेप्रा को इनगल्फ कर लिया मैक्रोफाज ने, तो इसको जब जेडन स्टेन पर, क्योंकि ये एसिड फास्ट बेसिलाई होते हैं, तो जेडन स्टेनिंग जब करोगे, तो जब हिस्टोलॉजिकली तुम स्लाइड देखोगे, तो ये जो लेप्रे है ना, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, जो कि मैक्रोफाज ने इंगल्फ कर लिए हैं, तो ये बहुत ज़्यादा पिंक अपीयर होंगे, ठीक है, रेडिश पिंक इजोफिलिक अपीयर होंगे, इजिनोफिलिक अपीयरेंस होगा बहुत ज़्यादा। तो इस ऐसे सेल्स को वर्चो सेल बोला गया। वर्चो सेल क्या है? बेसिकली मैक्रोफाज एक तरह का। हमारे टॉपिक से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट है, वर्चो ट्राइड। अब वर्चो ट्राइड समझने के लिए पहले ट्राइड देखते हैं कि ट्राइड क्या होता है। एंडोथीलियल इंजरी, ठीक, एक ये पार्ट हो गया। दूसरा हो गया हाइपर कोएगुलेबिलिटी, ठीक, और तीसरा पार्ट हो गया इसका ब्लड फ्लो। ठीक है, तो ये ट्राइड है, वर्चो ट्राइड जिसको बोलते हैं, एंडोथेलियल इंजरी, ब्लड फ्लो एंड हाइपरकोएगुलेबिलिटी। तो अभी फिलहाल के लिए अब हम इस वर्चो ट्राइड को थोड़ा डिटेल में देखेंगे, क्योंकि ये हमारा टॉपिक ऑफ कंसर्न है फिलहाल। तो इसको डिस्कस किया जाए तो बेसिकली क्या होता है कि अगर ब्लड वेसल को मैं यहाँ बनाऊं, ठीक है, ये मेरा ब्लड वेसल है। हमें ये मालूम है कि ब्लड वेसल की इनर लाइनिंग जो होती है वो सेल्स की एक लाइनिंग होती है। इन सेल्स को हम लोग बोलते हैं एंडोथेलियल सेल्स, तो इनको हम लोग बोलते हैं एंडोथेलियल सेल्स। ठीक, अब वर्चो ट्राइड बनाया ही क्यों गया एट द फर्स्ट प्लेस, ये इंपॉर्टेंट है जानना। तो वर्चोस ट्राइड जो है, वर्चोस ट्राइड बेसिकली थ्रोम्बोसिस के लिए बनाया गया। थ्रोम्बोसिस का मतलब हो गया क्लॉट। ठीक, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मान लो अगर मुझे चोट लगती है, ठीक है, तो ब्लड का तो काम ही है, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन ब्लड का ये है कि कुछ ही मिनटों में, सेकंड्स में क्लॉट बना ले एंड ब्लीडिंग रोक ले। लेकिन वो इंजरी के केस में, चाहे इंटरनल इंजरी हो चाहे एक्सटर्नल इंजरी हो, लेकिन वर्चोस ट्राइड जो बना है वो विदाउट एनी इंजरी है, मतलब इंजरी ना होके भी ब्लड में कुछ एबनॉर्मेलिटी हो गई और थ्रोम्बोसिस या क्लॉट बनने लग गए। तो ये वाला जो कंडीशन है, ये वर्चोस ट्राइड गवर्न करेगा इस कंडीशन को। ठीक है, तो बेसिकली थ्रोम्बोसिस क्लॉट तो बन रहा है लेकिन विदाउट इंजरी। ठीक है, तो अब मान लो एंडोथेलियल सेल्स है, ठीक, तो एंडोथेलियल सेल्स की अगर इंजरी हुई तो इस वजह से भी हमारे क्लॉट्स बनना शुरू हो सकते हैं ब्लड में, पहली चीज। उसके बाद ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो बेसिकली क्या है कि अगर ब्लड फ्लो तेज, एक नॉर्मल फ्लो होता है ब्लड का, ठीक है, नॉर्मल ब्लड फ्लो बेसिकली हमारा लैमिनर फ्लो होता है। ठीक है, लेकिन अगर प्रॉब्लम यह है कि ब्लड फ्लो कम हो गया, डिक्रीज हो गई स्पीड, या इंक्रीज हो गई, दोनों केसेस में वर्चोस्ट्राइड का ये वाला जो पार्ट है ब्लड फ्लो, ये इफेक्ट होगा और थ्रोम्बोसिस या क्लॉट बनने के चांस इंक्रीज हो जाएंगे, इंक्रीज क्रिएशन ऑफ क्लॉट्स। ठीक, तो एक तो ये चीज हो गई। अब ब्लड फ्लो बेसिकली दो तरह से मैं डिफाइन कर सकता हूं, या तो फिर स्टेसिस होगा, बस टर्म्स हैं, या फिर इंक्रीज इन ब्लड फ्लो जिसको टर्बुलेंस बोलेंगे। ठीक है, तो चाहे स्टेसिस हो चाहे टर्बुलेंस हो, दोनों केसेस में अगेन क्या चांस हो जाएगा, क्लॉट बनने के चांस ज्यादा हो जाएंगे। तो पहला क्या, एंडोथेलियल सेल डैमेज अगर हुआ
तब भी क्लॉट्स बनने के चांस होंगे। स्टेसिस हो गया, स्लो ब्लड फ्लो हो गया, टर्बुलेंस हो गया, इंक्रीज ब्लड फ्लो हो गया, तब भी क्लॉट्स बनने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। थर्ड है हाइपर कोएगुलेबिलिटी। हाइपर कोएगुलेबिलिटी का मतलब हो गया कि ब्लड के जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो ऑटोमेटिकली खुद ही क्लॉट्स बनाना शुरू कर दिया उन्होंने। तो वो भी दो तरह से हो सकता है, या तो फिर ये जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकती है या तो फिर ये अक्वायर्ड प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो तीनों फैक्टर्स हमने डिस्कस कर लिया जो वर्चुअल ट्रायड के अंदर है, एंडोथेलियल इंजरी, ब्लड फ्लो एंड हाइपर कोएगुलेबिलिटी। वर्चुअस ट्रायड किस लिए बनाया गया कि क्लॉट इंक्रीज रिस्क ऑफ क्लॉट फॉर्मेशन, थ्रोम्बोसिस जिसको बोलते हैं। लेकिन द प्रॉब्लम इज कि नॉर्मली इंजरी की वजह से क्लॉट बनता है। ब्लड का जो नॉर्मल फंक्शन है, जो क्लॉटिंग के नॉर्मल फंक्शन है, वो काम ही तब करेंगे अगर इंजरी होगा, ब्लीडिंग होगा। अब वो चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, ब्लीडिंग होगी तो क्लॉट काम करेगा, क्लॉट बनाएगा। क्लॉट बना क्यों? ब्लड की ब्लीडिंग को रोकने के लिए। ठीक, लेकिन वर्चुअस ट्रायड बना इसलिए कि इंजरी नहीं है, मतलब कोई एक्सटर्नल या इंटरनल इंजरी नहीं है, ठीक, ग्रॉस इंजरी नहीं है, ठीक, लेकिन क्लॉट बन रहा है फिर भी। तो क्लॉट बना क्यों? या तो एंडोथेलियल सेल इंजरी हो सकती है, ठीक है, एंडोथेलियल सेलुलर लेवल पर इंजरी हो सकती है। आप वो वाली इंजरी इससे कंफ्यूज मत करो, वो ग्रॉस इंजरी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक। या तो फिर हमारा ब्लड फ्लो में चेंज आ सकता है, स्टेसिस हो सकता है, टर्बुलेंस हो सकता है, ठीक है, या तो फिर हाइपर कोएगुलेबिलिटी भी हो सकती है। तो बेसिकली अब हम धीरे धीरे इन्फ्लेमेशन के टॉपिक में डाइव करेंगे। तो बेसिकली वर्चुअल ट्रायड अब हमें यहाँ पे समझ में आ गया, और कार्डिनल फीचर्स, ये दो टॉपिक हमारे यहाँ पे कवर हो गए। अब हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे इन्फ्लेमेशन का। तो इन्फ्लेमेशन का क्लासिफिकेशन तो बेसिक है, सब जानते हैं, अक्यूट और क्रॉनिक, लेकिन और भी क्लासिफिकेशन है। ये तो एक वन ऑफ द बेसिक्स है कि अक्यूट और क्रॉनिक हो सकता है। तो वन, इट्स अ टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है, वन टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन फॉर इन्फ्लेमेशन विच इज क्रॉनिक या अक्यूट। और भी क्लासिफिकेशन हो सकती है इन्फ्लेमेशन की, अब वो एक एक करके। तो क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो पहला टाइप क्लासिफिकेशन है बेसिकली हमारा बेस्ड ऑन फ्लूइड। मैं अभी आपको समझाता हूँ बेस्ड ऑन फ्लूइड का क्या मतलब हुआ। और दूसरा टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन जो हम जानते हैं विच इज बेस्ड ऑन ड्यूरेशन, ठीक। अब बेस्ड ऑन फ्लूइड का क्या मतलब हुआ? देखो, अगर इन्फ्लेमेशन हुआ है, ठीक, तो जाहिर बात है एक फ्लूइड एक्यूमुलेट करेगी उस लोकल एरिया में। अब ये समझना जरूरी है कि फ्लूइड कहाँ से आई, ठीक है। तो मैंने वो 5 कार्डिनल साइंस आपको बताए थे, और उसमें से एक कार्डिनल साइन जो जिसको हमने ट्यूमर बोला था, स्वेलिंग। वो स्वेलिंग क्यों हुई? वो स्वेलिंग इसलिए हुई थी क्योंकि अब एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में फ्लूइड आ गई है, प्लाज्मा फ्लूइड आ गई है, एक तरह की फ्लूइड आ गई है, इसलिए वो साइज में इंक्रीज किया वो लोकल एरिया। तो बेस्ड ऑन फ्लूइड की उसके अंदर किस तरह की फ्लूइड है, उस फ्लूइड के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, उस बेसिस पे क्लासिफाई करना कि इन्फ्लेमेशन किस तरह का हो रहा है। तो बेस्ड ऑन फ्लूइड, पहला देखो सीरस इन्फ्लेमेशन, ठीक। तो सीरस इन्फ्लेमेशन हो गया एक। दूसरा फिब्रिनस इन्फ्लेमेशन हो गया, ठीक। तीसरा प्यूरुलेंट इन्फ्लेमेशन हो गया, और चौथा कैटारल कैटरल इन्फ्लेमेशन हो गया। चारों के नाम अलग हैं, चारों के फ्लूइड्स भी अलग हैं। फ्लूइड्स में क्यों फर्क आया आप ये देखते हैं। मान लो कि कैटरल इन्फ्लेमेशन किसी को हो रहा है, तो उसका जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में जो फ्लूइड होगी, या एब्सेस है, ठीक, पिस्चूल है, या इन्फेक्टेड पिस्चूल है बहुत ज़्यादा सीवियर, और जो लोकल एरिया में जो स्वेलिंग हो रही है वो हो रही है फ्लूइड एक्यूमुलेशन की वजह से। उस फ्लूइड में क्या क्या है यही फर्क कर रहा है चारों में। तो कैटरल इन्फ्लेमेशन का मतलब होगा कि वो जो फ्लूइड होगी उसमें म्यूकस होगा, ठीक, और वाटर वाटर भी होगा, ठीक है। तो इसका ये मतलब हुआ कि वाटर कंटेंट भी होगा उसमें, और चिपचिपापन भी होगा म्यूकस की वजह से। अब एग्जाम्पल अगर पूछ रहे हो, तो एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो कॉमन कोल्ड। अब कॉमन कोल्ड में बेसिकली अगर किसी को कॉमन कोल्ड हुआ राइनो वायरस की वजह से, तो जाहिर बात है जो इन्फ्लेमेशन वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का कर रहा है, तो रनी नोज होगा। रनी नोज होगा तो जाहिर बात है आपकी नाक बह रही है, तो वाटरी डिस्चार्ज हो रहा है नाक से आपको, उसको आप ध्यान से देखोगे तो वो चिपचिपापन उसमें होता है। वो चिपचिपापन कहाँ से आया? क्योंकि वो उसमें म्यूकस भी होता है साथ में, तो एक तरह का वो कैटरल इन्फ्लेमेशन हो गया। प्यूरुलेंट इन्फ्लेमेशन की बात करूँ तो प्यूरुलेंट वर्ड ही अपने आप सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, प्यूरुलेंट मतलब पस, तो इसमें पस होगा, इन्फेक्टेड फ्लूइड है, ठीक, जैसे कि एब्सेस में, ठीक। फिब्रिनस इन्फ्लेमेशन का ये मतलब हुआ कि जो फ्लूइड है उसमें फिब्रिन के पार्टिकल्स हैं, या फिब्रिन के स्ट्रिंग्स हैं, थ्रेड्स हैं उस फ्लूइड में। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ थ्रेड ही होगा उसमें, या तो फिर स्ट्रिंगी अपीयरेंस होगा, ठीक। और अगर सीरस इन्फ्लेमेशन की बात करूँ तो ये प्योरली वाटरी होगा, ठीक। अब
एक कंडीशन है हमें डिस्कस करनी है, जैसे मान लो कि बहुत सारे ऑर्गन्स के पास लेयर्स होते हैं, कवरिंग्स होती हैं, जैसे हमारे लंग्स की हैं, ठीक है, कवरिंग हार्ट के ऊपर जैसे प्लूरल कवरिंग हो गई, लेयर हो गई, ठीक है, लंग्स के ऊपर, हार्ट के ऊपर पेरिकार्डियल लेयर हो गई। हर लेयर की दो लेयर्स हैं बेसिकली, एक विसरल और एक पैराइटल। तो मान लो अगर मेरी ये पैराइटल लेयर है और ये मेरी विसरल लेयर है, ठीक। एक कंडीशन होती है सीरो फिब्रिनस पेरिकार्डाइटिस, ठीक। कहाँ देखने को मिलता है? रूमेटिक हार्ट डिजीज में, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखो, आइटिस वर्ड आ गया, इन्फ्लेमेशन एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है। रूमेटिक हार्ट डिजीज में सीरो फाइब्रिनस पेरिकार्डाइटिस हो सकता है पेशेंट को। पेरिकार्डियम की बात हो रही है यहाँ पे, तो पैराइटल और विसरल लेयर मान लो ये कार्डियम पेरिकार्डियम के हैं। तो सीरो फाइब्रिनस जो वर्ड यूज किया गया है ये बताने के लिए कि जो इन्फ्लेमेटरी फ्लूइड है वो किस टाइप की फ्लूइड है। इसका मतलब सीरो फाइब्रिनस का मतलब हो गया वाटरी भी है और उसमें स्ट्रिंग लाइक जो फाइब्रिन के पार्टिकल्स हैं वो भी हैं, ठीक। तो दोनों के बीच में कौन सी फ्लूइड होती है? पेरिकार्डियल फ्लूइड होती है। अब वो अगर उसमें अगर ज्यादा हो गई और ये सारी चीजें उसमें वाटरी, थ्रेडी, स्ट्रिंग अपीयरेंसेस ऑफ फिब्रिन भी दिखने लगे, इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है, तो इसको इन्फ्लेमेशन बोलेंगे। तो इस तरह से बीच में फ्लूइड थी और अब स्ट्रिंग्स फिब्रिन के, तो दोनों लेयर्स को ऐसा लग रहा है कि अटैच कर दिया हो, ठीक है। फ्लूइड तो है सीरस वाटरी और ये फिब्रिन पार्टिकल्स भी हैं। तो ऐसे में ऐसे अपीयरेंस को बोलते हैं ब्रेड बटर अपीयरेंस, ठीक है। तो ये समझना जरूरी है कि मान लो अगर सीरो फिब्रिनस पेरिकार्डाइटिस है, ये एक एग्जांपल है। रूमेटिक हार्ट डिजीज में आपको पैनकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस, ठीक है, एंडोकार्डाइटिस, बहुत सारी चीजें मिल सकती हैं। अगर सीरो फिब्रिनस पेरिकार्डाइटिस, तो इसका वर्ड ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, ये बता रहा है कि जो पेरिकार्डियल फ्लूइड है इट गॉट इन्फ्लेमेशन की वजह से इंक्रीज हो रही है और उसका कंपोनेंट क्या है? सीरस भी है कंपोनेंट और फिब्रिनस भी है। फिब्रिनस का मतलब हो गया फिब्रिन पार्टिकल्स भी हैं उसमें, ठीक, थ्रेड्स हैं। तो उस वजह से क्या होगा कि पैराइटल और विसरल लेयर का जो अपीयरेंस होगा वो एक तरह से ब्रेड और बटर का अपीयरेंस दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो सीरस भी है और फिब्रिनस भी है। अगर मैं ये पूछूं कि एक आंसर चूज करना है, मान लो कि विच कंपोनेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सीरो फिब्रिनस पेरिकार्डाइटिस, तो आंसर फिब्रिनस होगा, ठीक है। सीरस तो वैसे भी हो सकता है पेरिकार्डाइटिस, सीरस पेरिकार्डाइटिस, क्योंकि उसके बीच में ऑलरेडी पेरिकार्डियल फ्लूइड है, लेकिन वो वाटरी है, तो दैट्स अ नॉर्मल थिंग। लेकिन फिब्रिनस का ये मतलब होगा कि अब फिब्रिन पार्टिकल्स आ गए हैं उसमें, तो दैट्स अ मोर स्पेसिफिक पार्ट, ठीक है, इन केस ऑफ सीरो फिब्रिनस पेरिकार्डाइटिस। तो दैट इज वाई अ बेटर आंसर टू चूज, अगर सिर्फ आइसोलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है कि सीरस डिस्चार्ज इन्फ्लेमेटरी फ्लूइड है या फिर फिब्रिनस, तो इट वुड बी अ फिब्रिनस इन केस ऑफ सीरो फिब्रिनस पेरिकार्डाइटिस सीन इन रूमेटिक हार्ट डिजीज, ठीक। बेस्ड ऑन ड्यूरेशन तो बहुत सिंपल है, बेस्ड ऑन ड्यूरेशन हम डिवाइड करते हैं अक्यूट और क्रॉनिक। तो यहाँ पे अक्यूट लिख दिया, यहाँ पे क्रॉनिक लिख दिया ड्यूरेशन के हिसाब से, ठीक है। तो तीन चीज के फैक्टर्स हमें डिस्कस यहाँ करने हैं, ऑनसेट, ड्यूरेशन, ठीक है, और सेल, और कुछ एक्सेप्शंस यहाँ पे देख लेंगे साथ में, ठीक है। तो ऑनसेट का मतलब हो गया कि अक्यूट इन्फ्लेमेशन हो रहा है, तो जाहिर बात है कि सडन होगा, शॉर्ट लिव्ड होगा, थोड़े से समय के लिए होगा, जल्दी ठीक हो जाएगा, ठीक है। क्रॉनिक की बात करोगे तो जाहिर बात है लॉन्ग लिव्ड होगा। अच्छा, और इसको डिलेड भी बोल सकते हैं, लंबे समय तक रहेगा, ठीक होने में टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये चीज़ तो इसमें कवर हो गई। अब सेल्स की बात करें कि अक्यूट और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में क्या सेल्स देखने को मिलेंगे, तो बेसिकली अगर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो लिम्फोसाइट्स, ठीक, मैक्रोफेजेस, ठीक, प्लाज्मा सेल्स। अब कुछ एक सेलेक्ट करना है कि विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, तो मैक्रोफेज। मैक्रोफेज इज अ श्योर, मतलब श्योर साइन फॉर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। अगर मैक्रोफेज दिख गया आपको हिस्टोलॉजिकल स्लाइड में तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन था। अक्यूट में क्या है? न्यूट्रोफिल, ठीक है, न्यूट्रोफिल। अब एक्सेप्शन क्या है कि अक्यूट इन्फ्लेमेशन का एक्सेप्शन है टाइफॉइड, ठीक है। टाइफॉइड अक्यूटली प्रेजेंट कर रहा है, लेकिन उसके जब आपने स्लाइड बना के देखिए, एग्जामिन किया सैंपल को, तो उसमें न्यूट्रोफिल नहीं मिल रहा आपको, आपको उसमें रिलेटिव लिम्फोसाइटोसिस मिलता है। एक तरह से दूसरी चीजें कम, मतलब कम हो जाती हैं और ऐसा लगता है कि लिम्फोसाइट्स बढ़ गए हैं, ठीक है, तो इसीलिए रिलेटिव लिम्फोसाइट्स बोला गया। और बात करें क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की अगर, तो क्रॉनिक स्यूडोमोनल इन्फेक्शन जो होता है, क्रॉनिक
स्यूडोमोनास इन्फेक्शन, ठीक। तो क्रॉनिक स्यूडोमोनास का इन्फेक्शन होता है, तो उसका अगर आप हिस्टोलॉजिकल स्लाइड सैंपल का बना के देखोगे तो उसमें लिम्फोसाइट्स या माइक्रोफेज मिलने के बजाय आपको न्यूट्रोफिल्स मिल रहे हैं, तो ये एक्सेप्शंस हैं। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन और एग्जांपल्स के साथ मोटा मोटा ये समझ लिया हमने बेस्ड ऑन फ्लूइड एंड बेस्ड ऑन ड्यूरेशन कि कैसे इन्फ्लेमेशन को क्लासीफाई किया जाता है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगली वीडियो में ये समझेंगे कि इवेंट्स क्या होते हैं इन्फ्लेमेशन के, ठीक है। तो बेसिकली वैस्कुलर इवेंट्स भी पढ़ने हैं, सेलुलर इवेंट्स भी पढ़ने हैं। तो आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा आई होप। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।